हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका 12th क्लास है और 12th क्लास में ज्योग्राफी हम देख रहे हैं। सारे जो आपके चैप्टर्स है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नोट्स मेकिंग मैं आपको करा चुका हूँ। बस ये जनवरी का मंथ है। इस मंथ में मैं जो हूँ आपको मेरे प्यारे बच्चों आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद हम लोग आपका जो हमारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है वो आएंगे। तो कोशिश करेंगे हम लोग रिवीजन कर ले एक बार अच्छे से जल्दी। और रिवीजन का प्रोसेस वही रहेगा, आपका टू द पॉइंट रिवीजन होगा। तो सभी आप लोग बच्चे अपने नोट्स मेकिंग प्रॉपर लेके बैठ जाइए। मैं पता चलूंगा आप रिवीजन करते चलेंगे। मैंने बताया कुछ टॉपिक, मैंने कहा प्रकृति, तो जितना प्रकृति से संबंधित है आप फटाफट उसको रिवीजन करेंगे अपनी बुक में, नोटबुक में देखेंगे। कुछ नहीं आ रहा तो आप अंडरलाइन करेंगे और लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो प्रोसेस बड़ा सिंपल और सरल है, उसी के आधार पर ये सारी चीजें क्लियर है। तो देखिए, चैप्टर हमारे समक्ष है, लेसन नंबर हमारा 1 है। और आप सभी जानते हैं कि लेसन नंबर 1 क्या है? मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी हमारा लेक्चर है। प्रकृति एवं विषय क्षेत्र को हम लोग आपका प्रकृति और जो आपके विषय क्षेत्र हैं उनको लोग आपका देख रहे हैं। क्या विषय है, क्या प्रकृति है, इन पर हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक, तो प्रकृति है तो उसके विषय होंगे और उन्हीं विषय पर हम लोग आपका बात करेंगे। खोलिए सभी बच्चों ने बुक, आगे बढ़ जाएं। आप भूगोल एक विषय के रूप में भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत का अध्ययन पहले ही पढ़ चुके हैं। यानी कि 11वीं क्लास में आप भौतिक भूगोल के जो मूल सिद्धांत हैं, सागर, पवन, संचरण, कि क्या होता है, इनके विषय में जो है आप पहले ही आपका पढ़ चुके हैं। क्या आप अंतः वस्तु को याद करेंगे? इस अध्याय में हम वृहद रूप से आप परिचय भूगोल के प्रकृति से कराएंगे। आप भूगोल की महत्वपूर्ण शाखाओं से परिचित हैं। यदि आप भूगोल को पुनः पढ़ेंगे तो आप मानव भूगोल का मुख्य विषय भूगोल से संबंधित ज्ञात होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि एक अध्याय क्षेत्र में भूगोल सकलात्मक अनुभव और व्यवहारिक है। अतः भूगोल की पहुंच विस्तृत है और किसी भी घटना अथवा परिघटना जो कि दिक् और कालिक के संदर्भ में परिवर्तित होती है, उसका भौगोलिक ढंग से अध्ययन किया जा सकता है। आप धरातल को किस प्रकार देखते हैं? क्या आपको लगता है कि पृथ्वी दो प्रमुख घटक है? प्रकृति, भौतिक पर्यावरण जीवन के रूप में सम्मिलित है। आप परिवेश के भौतिक और मानवीय घटकों की सूची को बनाएंगे। भौतिक भूगोल पर्यावरण का अध्ययन करता है। मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण एवं मानवीय जगत के बीच संबंध, मानवीय परिघटनाओं की स्थिति, वितरण तथा उनके घटनाओं और विश्व के विभिन्न भागों और सामाजिक आर्थिक का अध्ययन करता है। इन सभी चीजों का अध्ययन करता है। आपको इस तथ्य से बोध होगा कि विषय के रूप में भूगोल का मुख्य सरोकार पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना है। यानी जो हमारी अर्थ है, क्या समझेंगे हम कि ये हमारा घर की तरह है। घर के उन रूपों को समझना और सभी महत्व तत्वों का है जिन्हें हम मानव को पोषित किया जाता है। अतः प्रकृति और मानव के अध्ययन पर बल दिया जाता है। आप अनुभव करेंगे कि भूगोल में द्वैतवाद आया है और इसका आशय व्यापक तर्क वितर्क आरंभ हो गया है। क्या आप एक विषय के रूप में भूगोल के नियम, बनने वाले सिद्धांत, नेमेथेटिक अथवा वितरण, भाव चित्रण और ग्राफ का होना चाहिए? इसमें विषय वस्तु को व्यवस्थित किया जाना चाहिए और इस अध्ययन का उपागम प्रादेशिक और आपका क्रमबद्ध होना चाहिए। क्या भौगोलिक परिघटनाओं का व्याख्या सिद्धांत के आधार पर होनी चाहिए अथवा ऐतिहासिक उपगम के आधार पर? भौतिक आभास के मुद्दे रहे हैं, अतः आप मूल्यांकन करेंगे। कैसे कह रहे हैं? यदि आप मूल्यांकन करेंगे, प्रकृति और मानव के बीच द्वैत वैध नहीं है, क्योंकि प्रकृति और मानव
विभाजित तत्व है। देख लिया, समग्रता से आपका देखा जाना चाहिए कि समग्रता क्या है, कैसी स्थिति है, उस स्थिति को देखा जाना चाहिए। यह जानना रुचिकार है कि भौतिक और मानवीय दोनों घटनाओं का वर्णन मानव शरीर की भौतिक घटना हो या विज्ञान से प्रेरित प्रयोगों के रूपक में उसी आधार पर प्रेरित है, उसी में रूपक है। हम सामान्यतः पृथ्वी के रूप, तूफान की आंख, नदी के मुख, हिमनद, पौध, जल डमरू की ग्रीवा और मृदा की परिच्छेदिका का वर्णन करेंगे। क्या देखेंगे हम लोग? पृथ्वी के रूप में तूफान की जो आंख है, नदी का मुख और हिमानी की पौध यानी कि नासिका, और जल डमरू की ग्रीवा और मृदा की परिच्छेदिका का वर्णन करते हैं। ये प्रकार गांव नगर का वर्णन जीवों के रूप में किया जाता है। कह रहे चाहे कोई प्रदेश हो, गांव हो, नगर हो, उसका वर्णन हम जीवों के रूप में किया जाता है। जर्मन भूगोलवेत्ता राज्य तथा देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में करते हैं। सड़क, रेल मार्ग, जल मार्ग, जाल का प्रयोग संचरण की धमनियों के रूप में आपका वर्णन किया जाता है। क्या आप अपनी भाषाओं को ऐसे शब्द और अभिव्यक्ति को एकत्रित करेंगे? मूल प्रश्न उत्पन्न होता है कि प्रकृति और मानव को पृथक कर सकते हैं? जब इतना जटिल हो आप उनको देख सकते हैं। ठीक, ये पूरी स्थिति को दिखाया गया है कि कैसे ग्रीवा है, किसको कहाँ दिखाना है, कैसे किसको समझाना है, ये पूरा देखा गया है। एक बार देख लीजिए, फिर इसमें हम आगे बढ़ जाएं। चलो, अब मानव भूगोल की परिभाषा दी। जैसे मानव भूगोल मानव और समाज के बीच का संश्लेषित अध्ययन है, ये इसमें बताया गया। किसने कहा है ये? बताइए आप मुझे, अगर आप देखोगे किसने कहा है? तो मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषण है। किसने कहा? रटजेल ने। मानव है और भूगोल और मानव समाजों के बीच आपस का संबंध, मानव भूगोल और अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव का संबंध। एलन सैंपल को आप देखेंगे, सैंपल की परिभाषा को हम लोग पढ़ेंगे। हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले आपके भौतिक नियम और इस पर रहने वाले जीवों के संबंध को हम देखेंगे। डी ब्लास ने क्या कहा? मानव भूगोल और मानव मनुष्य के बीच अंतर संबंध क्या है? इन सभी चीजों को आपको देखिए। ये कुछ थ्योरी थी मानव भूगोल की प्रकृति। अब जो हम ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं उसका कुछ नेचर होगा, कुछ प्रकृति होगी, उस नेचर और प्रकृति को देखते हैं। मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण और मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंध का अध्ययन है। उसका परस्पर अंतर्दय क्रिया के द्वारा होता है। आप अपनी क्लास 11वीं की पुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत में भौतिक पर्यावरण के तत्वों का अध्ययन कर चुके हैं। आप जानते हैं कि भू आकृतियां, मृदाएं, जल, वनस्पति क्रियाएं, विविध प्राणी, मनुष्य जात उन तत्वों की सूची बना रहे हैं। आप जिनकी रचना भौतिक पर्यावरण के द्वारा प्रदत्त मंच पर क्रियाकलाप, गृह, गांव, नगर, सड़क, रेलवों के जाल, खेत खलियां, दैनिक वस्तुएं, इन भौतिक पर्यावरण के द्वारा प्रयोग करके ही निर्मित की जाएंगी। जबकि भौतिक पर्यावरण मानव द्वारा बृहद स्तर पर परावर्तित किया गया है, साथ ही मानव जीवन को प्रभावित करता है, साथ ही मानव जीवन को प्रभावित। चलिए, देखा आपने? तो इस तरीके से आप देखिए, मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीयकरण देखें। अब मानव ने प्राकृतिकरण किया है और प्रकृति ने मानवीयकरण, यानी कि एक दूसरे के ऊपर है। दूसरे कैसे किया है आप देखिए। मानव ने अपने भौतिक की सहायता से भौतिक पर्यावरण की अंतःक्रिया करता है, और यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि यह मानव के उत्पन्न और निर्माण करता है, बल्कि अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि किन कारणों और तकनीकी की सहायता से उत्पादन का निर्माण किया जाए, किन उपकरणों और तकनीकी के माध्यम से उत्पादन किया जाए।
ये सबसे इंपॉर्टेंट। प्रौद्योगिकी किसी समाज के संरक्षित, किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की सूचक होती है। मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने, प्रौद्योगिकी का विकास कर पाए। उदाहरण संघर्ष और उसमें की कल्पना के अग्नि की खोज हमारी सहायता है। इसी प्रकार डीएनए और आनुवंशिक रहस्यों से समझने में हमें अनेक बीमारियों पर विजय पाने योग्य है। अधिक तीव्रता से चलने वाले यानी कि विकसित करने के लिए हम वायु की गति के नियम का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? हम वायु की गति का नियम का प्रयोग करते हैं। आप देख सकते हैं कि प्रकृति का ज्ञान प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रौद्योगिकी मनुष्य पर पर्यावरण की बंदिशों को कम करती है। प्राकृतिक पर्यावरण की अंतःक्रिया की आरंभिक अवस्थाओं में मानव में अत्यधिक प्रभावित हुआ है। उन्हें प्रकृति के आदर्शों के अनुसार आपको ढाल लिया है। यही कारण है कि प्रकृति का अर्ध स्थल निम्न तथा मानव के सामाजिक विकास की अवस्था में आदिम है। कैसा है? ये जो आपकी प्रौद्योगिकी का जो स्तर है वो अत्यंत निम्न है और मानव के समाज की अवस्था का आदिम है। आदिम मानव समाज में प्राकृतिक प्रबल शक्तियों के द्वारा अंतःक्रिया पाणिनियवाद का निश्चयवाद कहा गया कि जो आदिम मानव समाज है और प्रकृति के जो प्रबल शक्तियां हैं, इनके बीच का जो लेन देन है, ये क्या कहा गया है? पर्यावरण निश्चयवाद कहा गया है। तो कभी पूछ ले पर्यावरण निश्चयवाद क्या है, तो आपको क्लियर होना चाहिए मानव और प्रकृति के बीच का जो संबंध है उसको। ठीक, और उसकी कल्पना करते हैं, उनको सुनते हैं किस प्रकार से। तो एक बार अच्छे से देख लीजिए। मानव का प्राकृतिकरण। वेदा मध्य प्रदेश के अमूजाड़ा क्षेत्र के जंगलों में रहता है। उसके गांव में 3 झोपड़ियां हैं जो जंगल के बीच में है। यह है ताकि पक्षी और आवारा कुत्ता जितनी भीड़ प्राय गांव में मिलती है यह दिखाई नहीं देती। छोटी लंगोटी पहनने और हाथ में कुल्हाड़ी लेकर पेदा यानी कि वन का सर्वेक्षण करता है। उसका कबीला कृषि का आदिम स्थानुरूप कृषि करता है, यानी कि जो कबीला जो उसके लोग हैं वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर करते हैं। बेदौर उसके अपने मित्र वन में छोटे टुकड़ों की जुताई कर जंगल को साफ कर उपयोग करते हैं, घास उर्वरक इत्यादि का। और माओ देखकर पेदा को प्रसन्न करते हैं। जैसे ही मुआ और पलाश साल के वृक्षों को देखते हैं, उनमें बचपन से ही आश्रय दिया जाता है। वह सोचता है कि इस सुंदर ब्रह्मांड का अंग बनकर कितना सौभाग्यशाली है। विश्व गति से पेदा को पार करके वेदा नदी तक पहुंचता है। यह चुल्लू से भरे जल में झुकता है और उसे वन की आत्मा लुई से प्यास बुझाने की स्वीकृति देने के लिए धन्यवाद की याद दिलाता है। पेदा गुदेदार पत्ते और कंदमूल को चबाता हुआ लकड़ी से गुजरा और कुचलवा का संग्रहण करने का प्रयास करता है। यह विशिष्ट पादक है जिनका पेदा लोग हैं। यह आशा करता है कि उनकी आत्मा दया करेगी और उन्हें जड़ी बूटियां लेगी और आगामी पूर्णिमा को मादिवा अथवा जनजाति मामले में वस्तु विनय की आवश्यकता के लिए कह रहे पूर्णिमासी नाती के दिन जो मधाई अथवा जनजाति जो मेला होगा वहां क्या होगा? वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वस्तु विनिमय, यानी कि वस्तुओं के बदले वस्तुओं का लेन देन, वही तो है वस्तु विनिमय। क्लियर है? ये चीजें होंगी, इन्हीं का पर्यटन होगा और बुजुर्ग बूटियां और उन पर जत्थों में समझना होगा, सोचना होगा और अधिक महत्वपूर्ण आपका सुनना भी होगा। ठीक, इन सब चीजों को। और अचानक पत्ते में खड़खड़ाहट हुई और पेदा अपने मित्रों को जानता है और ढूंढने लगा। एक गति से पेदा और उसके मित्र संघन वृक्षों में वेतन में पिछले अदृश्य हो जाते हैं और वन की आत्मा के साथ एकार कर लेते हैं। यानी कि बताया कि वन उसके लिए किस तरीके से महत्वपूर्ण है और कैसे वो काम करता है। बॉक्स की कथा में मानव का प्राकृतिकरण और आर्थिक दृष्टि से आदिम समाज के संबंधित का प्रत्यक्ष संबंधों को दिखाता है कि किस तरीके से मानव और प्रकृति के संबंध है उसको दिखाता है। ऐसे अन्य आदिम समाज का संबंध जो प्राकृतिक पर्यावरण के साथ पूर्णतः सामंजस्य बनाता है। आप अनुभव करेंगे कि ऐसी सभी प्रकरणों
में प्रकृति और शक्तिशाली बल पूजित सरकार में संरक्षित है और मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है और यह समाज के भौतिक मानव प्रकृति के रूप में धारण करता है। समय के साथ लोग अपने पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगे हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक विकास ऐसा है, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ बेहतर और अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी विकास है कि वे अभाव अवस्थाओं में स्वतंत्रता की अवस्था में अग्रसर है। पर्यावरण से प्राप्त संसाधनों के द्वारा ही वे संभावनाओं को जन्म देते हैं। मानवीय क्रिया संस्कृति के भूदृश्य की रचना करती है। मानवीय क्रियाओं की छत्रप उच्च भूमि के स्वामी, विषम स्थल, विशाल नर्गीय खेत, फलोद्यान, पहाड़ों में, चरगाहों में, पतनों में और समुद्र तलियों में अंतरिक्ष इत्यादि उपग्रह हैं। पहले के विद्वानों ने इसको संभव धातु का नाम दिया है और अवसर के उपलब्ध कराए हैं और धीरे धीरे प्रकृति को मानवीकरण की छाप छोड़ी है। हो गया? चलिए, अब ऐसे ही थ्योरी है मानव का प्रकृति का मानवीयकरण। जैसे यहाँ मानव का प्रकृतिकरण था और प्रकृति ने भी मानव को मानवीयकरण के रूप में एक्सेप्ट किया, ये हमको इसमें देखा। ठीक, और उसी आधार पर विचलित हवा, पवन और इत्यादि के बेसिस पर हम इन सारी चीजों को आपका देखेंगे और उस पर एक एक करके क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ऐसी जीवन शैली कैसे संभव है? लोग उन जैसे अन्य प्राकृतिक और अधोरोपित विजय पाने के लिए सक्षम हैं। भूगोलवेत्ता टेलीग्राफत ने एक नई संकल्पना प्रस्तुत की। दो विचार, पर्यावरणीय निश्चितवाद और संभावनावाद के बीच मध्य मार्ग को परिलक्षित करते हैं। उन्होंने नव निश्चयवाद अथवा रुको और जाओ का निश्चयवाद का नाम दिया है। तो अगर पूछ ले पर्यावरणीय निश्चितवाद या संभाववाद या नव निश्चितवाद क्या है, रुको और जाओ की जो थ्योरी है उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया। चलिए, देख लिया तो आप इनको एक बार घर जाकर और अच्छी देखिए। फिलहाल जो है मेरे प्यारे बच्चों, इस लेक्चर में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।